गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड नमस्ते मॉर्निंग। सर। नमस्ते नमस्ते। आज गुड मॉर्निंग। MHD 15 का अंतिम उपन्यास, हिंदी उपन्यास पार्ट 2 का तुम लोगों का जो अंतिम उपन्यास है राग दरबारी। आज सर राग। जी सर आज आपकी लास्ट क्लास है। जी जी जी, आज लास्ट है। मुझे लगता है क्योंकि जो हम लोगों को मेल किया गया था उसमें 22 तारीख लास्ट था, और 13 तारीख वाली जो सर आप लोगों की 13 तारीख वाली जो आप लोगों और की क्लास। क्लास है, उसके बाद ये रीजनल सेंटर वाले कुछ यदि और कुछ मेल करते हैं, फिर वो आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन वहीं से कर दी जाएगी। क्योंकि आप लोगों का जो और कोई पेपर बच गया, मान लीजिए MHD 16 और या और कुछ, तो उसके लिए फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की जाएगी। उस हिसाब से आप सर लोग आप फिर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थोड़ा और जी क्लास ले लेते हैं। आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ जाता है। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो MSD कुछ 7 थोड़ा और करा देते हैं। MHD 7 को मतलब ऑफिशियली ऑफिशियली तो हम लोग नहीं ले सकते क्लास। बाकी ना एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर हम लोग 22 के बाद शाम को, जैसा कि मैं बोल रहा था, 4 बजे के बाद, 4 से 6 के बीच, यदि नॉन ऑफिशियली हो, नॉन ऑफिशियली आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग बाई फोन भी पूछ सकते हैं। और यदि कुछ, जैसा कि MHD 15 में कुछ आप लोगों को व्याख्या, चारों उपन्यासों से जैसे कि कुछ व्याख्या लिखवानी है इस तरह से, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें तो व्याख्या निश्चित रूप से आएगी, 10-10 अंकों की रहेगी मेरे ख्याल से। 40, 10 या 12 अंकों की व्याख्याएं रहती हैं। तो व्याख्या आप लोगों को किस रूप में लिखनी है, व्याख्या में कितने पॉइंट्स होंगे, उन बातों की चर्चा हम आगे चल के नॉन ऑफिशियली जो हम लोग क्लास लेंगे आप लोगों के हिसाब से, कोई एक्स्ट्रा क्लास टाइप का, उसमें हम आप लोगों को बता देंगे कि किस तरह से आप लोगों को लिखना है, व्याख्या किस तरह की करनी है, उपन्यासों की जो भी पंक्तियाँ, उपन्यासों की जो भी उक्तियाँ आएंगी, उनकी व्याख्या किस ढंग से आप लोगों को करनी है, वो हम बताएंगे आप लोगों को। तो आज अंतिम उपन्यास राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का यह उपन्यास एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। व्यंग। इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल जी ने मौजूदा सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति या परिदृश्य पर व्यंग कसा है। किस प्रकार से रचनाकार आज की स्थिति पर, विशेष रूप से राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर किस तरह से कठोर प्रहार करते हैं, हम लोग इस उपन्यास के अंतर्गत देखेंगे। राग दरबारी। तो राग दरबारी शीर्षक का अर्थ क्या है? एक ऐसी दरबार जिसमें राग, राग का क्या संबंध है? संगीत से। हम लोग को जानते हैं कि कई तरह के राग होते हैं, ध्रुपद राग होता है, उसके बाद और कई तरह के राग। तो ये जो राग होते हैं संगीत में, वो क्या करता है, संगीत को अवरोह आरोह, मतलब कम ज्यादा, किस राग में किसको स्वर को खींचना है, किस में कम करना है। तो दरबार एक ऐसी बैठक है किसी एक व्यक्ति के पास, जिस बैठक को दरबार कहा गया है। और दरबार जो राग का दरबार, तो वो राग का दरबार क्या है और किस तरह से उस दरबार में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, किस किस की सुनवाई होती है, और किस किस के साथ न्याय होता है, या फिर किन लोगों के साथ अन्याय भी होता है, उन सारी बातों पर श्रीलाल शुक्ल जी ने अत्यंत मार्मिक रूप से व्यंग कसा है, या फिर यूं कहें कि यथार्थ स्थिति का सूक्ष्म रूपांकन किया है। तो स्वतंत्रोत्तर भारत और राग दरबारी, आप लोगों का जो पहला पॉइंट है इस उपन्यास के तहत, कि स्वातंत्र्योत्तर भारत, स्वतंत्रता से उत्तर, स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड राग दरबारी, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद
भारतीय समाज का परिदृश्य क्या बना। जिस तरह से हम पिछले उपन्यास में देख रहे थे कि आज़ादी हासिल होने के बाद झूठा सच उपन्यास में कि देश का भविष्य किस प्रकार से गढ़ा गया, किस तरह से राजनीतिक नेताओं ने तथाकथित राष्ट्र निर्माताओं ने देश की एक तस्वीर गढ़ी, और उस देश की तस्वीर जो गढ़ी गई उसमें देश की आम जनता की भावनाओं की को कितना तवज्जो दिया गया, किस तरह से देश का एक नया स्वरूप बना, और जो नया देश बना उसमें जो सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की गई, इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसमें क्या हुआ। तो विशेष रूप से इस उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारी जी जी म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। सर कौन सी उपन्यास हो रही है सर? ये राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का हाँ धन्यवाद सर। राग दरबारी जी। ओके, तो इस उपन्यास में हम लोग देखेंगे कि श्रीलाल शुक्ल एक प्रशासनिक अधिकारी थे। हम लोग पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिलेक्ट होकर के वो अधिकारी बने, प्रशासनिक अधिकारी, और फिर प्रमोशन उनको मिली और फिर आईएएस ऑफिसर यानी कि कलेक्टर के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सेवा की। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनको जो तजुर्बा, उनका जो तजुर्बा रहा, जो कुछ उन्होंने देखा, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, और यहाँ तक कि खुद प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने जो काम किया, उस प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार से धांधली हो रही थी, किस प्रकार से करप्शन वहाँ अपना पैर पसार रही थी, इन बातों को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो देखा, जो कुछ उन्होंने महसूस किया, उसी को उन्होंने यहाँ राग दरबारी उपन्यास में प्रस्तुत किया और तमाम सिस्टम पर उन्होंने व्यंग कसा। तो व्यंग क्या है? एक प्रकार से प्रहार है। व्यंग साहित्य में व्यंग का क्या महत्व है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यंग का यह मतलब नहीं होता है कि किसी को खाली हंसाना, व्यंग करना, किसी को हंसाना व्यंग का निहितार्थ नहीं होता। व्यंग का मतलब है समाज की सच्चाई पर प्रहार करना और एक सुसंतुलित, एक समृद्ध समाज का निर्माण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रोत्तर भारत और राग दरबारी, हम आज़ादी के बाद के जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान को राग दरबारी उपन्यास में किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई श्रीलाल शुक्ल जी ने अपने इस उपन्यास में, राग दरबारी उपन्यास में, आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है, या उस प्रस्तुतिकरण में क्या सच्चाई है, क्या उनको कामयाबी मिली, इन बातों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम राग दरबारी उपन्यास पर आने से पहले जरा प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। तो देखेंगे जरा कि उनका जो उपन्यास साहित्य है, कौन कौन से उपन्यास उन्होंने लिखी और उनके उपन्यासों में किस प्रकार से यथार्थ जीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर क्या पढ़ा रहे हैं? जी राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी। जी आप सुनिए। तो किस प्रकार से लोक जीवन, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में श्रीलाल शुक्ल जी का संबंध लोक जीवन से था, आम लोगों से था। इसी आम जीवन के साथ उनके जो रिलेशंस थे, उनके जो संबंध थे, और जो कुछ उनको कड़वे और मीठे अनुभव प्राप्त हुए जनमानस से, लोकमानस से, पब्लिक से, उन्हीं बातों को उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं उपन्यास, सर पेज नंबर बता देंगे सर? नहीं, स्टार्टिंग से बुक यदि आपके पास है तो शुरू से ही देखिए। ऊपर में हेडिंग में इकाई 13 स्वतंत्रोत्तर भारत और राग दरबारी हेडिंग में लिखा हुआ है। तो उपन्यास और लोक जीवन में रैल्फ फॉक्स एक विद्वान, एक
पाश्चात्य विद्वान रैल्फ फॉक्स ने क्या कहा, उपन्यास केवल मात्र कथात्मक गद्य नहीं है। तो उपन्यास महज एक कथात्मक गद्य कृति नहीं है। केवल उपन्यास में कथा ही नहीं कही जाती, केवल वो फिक्शन नहीं है, केवल वो कथात्मक कृति नहीं है, वह मानव जीवन का गद्य है और ऐसी पहली कला है जो संपूर्ण मानव को लेकर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा करती है। तो एक ऐसी कला है, उपन्यास कला एक ऐसी कला है जो मानव जीवन का यथार्थ चित्र के रूप में मानव जीवन की सच्चाई को वो क्या करता है, अपने उपन्यास में अपने आप में प्रस्तुत करता है। तो लोक जीवन के साथ गहरा संपर्क राग दरबारी की मूलभूत विशेषता है। ये जो उपन्यास है राग दरबारी, लोक जीवन के साथ एक गहरा जो संबंध है श्रीलाल शुक्ल जी का, उस गहरे संबंध को यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो श्रीलाल शुक्ल जी ने हिंदी के स्वातंत्रोत्तर रचनाकारों में एक व्यंग्यकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, एक व्यंग कथाकार। उनके कथा साहित्य में हम लोग व्यंग को देखते हैं, कथा साहित्य नहीं, उनके जो दूसरे भी साहित्य हैं उनमें भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो करारा व्यंग करते हैं, अपने समाज को आड़े हाथों लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो समाज में खास करके आज़ादी के बाद जिस तरह से एक अराजकता की व्यवस्था हुई और आम पब्लिक उत्पीड़ित हुई, आम जनता किस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार हो गई और किस तरह से एक असंतोष, आम जनता में एक असंतोष की भावना पैदा हो गई। देखते ही देखते जो सारी व्यवस्था धीरे धीरे के भ्रष्ट होती गई और तमाम व्यवस्थाओं में किस प्रकार से एक अनियमितता आ गई, किस प्रकार से एक भ्रष्टाचार उसमें प्रवेश कर गया, उन बातों को लेकर के गहरी पीड़ा या गहरी चिंता श्रीलाल शुक्ल जी व्यक्त करते हैं। तो इतना ही नहीं, कबीर, भारतेंदु, निराला, नागार्जुन जैसे जो रचनाकार हैं, इन रचनाकारों ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपने असंतोष को अपनी तीखी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। चाहे हम नागार्जुन की बात करें, चाहे कबीर की बात करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक युग के जो कवि हैं नागार्जुन, उनकी कविताओं में कबीर दास जैसी ओजस्वी वाणी या फिर ओजस्वी तेवर दिखाई पड़ते हैं। वो फटकार लगाते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेसी सरकार की भ्रष्ट नीति के खिलाफ कड़े शब्दों में प्रहार करते हैं बाबा नागार्जुन। निराला की कविता को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी फटकार है सामाजिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक अराजकता के प्रति। भारतेंदु जी की कविताओं में भी और उनके नाट्य साहित्य में भी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से करारा व्यंग कसा गया है। तो अंधेर नगरी यदि हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु जी का नाटक, पता चलता है कि किस प्रकार से सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण है और व्यवस्था दोष में एक परिवर्तन लाने का प्रयास है। तो इस प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया श्रीलाल शुक्ल जी ने। और थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 1925 में लखनऊ जनपद के अतरौली नामक गांव में हुआ था। अतरौली नामक एक गांव, लखनऊ जनपद, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमें पता है कौन, योगी आदित्यनाथ। तो श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1925 को लखनऊ में प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय है जो प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से, वहाँ से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की और 1949 में इनका चयन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में हो गया। तो लोक सेवा आयोग में उनका चयन हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी पीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ और बाद में प्रोमोट होकर के उनकी प्रोन्नति हुई और प्रोन्नति से वो आईएएस ऑफिसर होकर के
वित्त, स्वास्थ्य और सहकारिता आदि मंत्रालयों में भी उन्होंने काम किया बतौर सचिव। तो कलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर उनकी और प्रमोशन हुई और फिर वो गए वित्त मंत्रालय में, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री और सहकारिता आदि कोऑपरेशन ऐसे कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया और फिर एक सार्थक, एक ठोस उपलब्धियां, प्रशासनिक उपलब्धियां उन्होंने हासिल की और 1983 ईस्वी में वो निवृत्त हुए। 1983 में सेवानिवृत्ति यानी कि उनकी रिटायरमेंट हुई। उन्होंने 8 उपन्यासों की रचना की जिनका परिचय हम अलग शीर्षकों में यहाँ देंगे। तो उन्होंने कुल मिलाकर 8 उपन्यास लिखे। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी इतनी कार्य व्यस्तता के बावजूद श्रीलाल शुक्ल साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और साहित्य साधना करते हुए उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 8 उपन्यास दिए हमें, जो समाज के विविध वर्ग को लेकर, समाज की विविध समस्याओं को लेकर उनके उपन्यास सृजित हुए हैं। तो इसके अलावा अंगद का पांव यहाँ से वहाँ तक, कुछ जमीन कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर आदि उनके कुछ व्यंग संग्रह हैं। तो उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक साहित्य का जो निर्माण किया उसके ये सभी प्रमुख संग्रह हैं। इसके अलावा उन्होंने और कुछ, उन्हीं संग्रहों में उनकी ये व्यंग्यात्मक कृतियां संकलित हैं जिनमें हम लोग देखते हैं हुरी और 1984, धुंधलके में समाज सेवा, जीती जागती सरकार का एक हसीन सपना, संस्कृत पाठशाला में प्रसाद, बया और बंदर की कहानी, एक रिसर्च स्कॉलर की जवानी आदि उनके व्यंग साहित्य हैं। तो उन्हीं व्यंग साहित्यों में जो उनके जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में उन्होंने विशेष रूप से मौजूदा स्थिति पर, समकालीन परिदृश्य पर कठोर प्रहार किए हैं। तो उन कृतियों पर, उनकी औपन्यासिक कृतियों पर एक सूक्ष्म दृष्टि, एक सरसरी निगाह हम लोग यहाँ पे डालने जा रहे हैं। उसके बाद आएंगे राग दरबारी पर। तो उपन्यास लिखे उन्होंने 8। सबसे पहला उपन्यास सुनी घाटी का सूरज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य पर एक दृष्टि डालिए या एक सूक्ष्म दृष्टि डालिए। तो उनके जितने भी कथा साहित्य हैं, खास करके उनके जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों की संक्षेप में चर्चा करनी होगी हमको। तो सुनी घाटी का सूरज, तो यह उपन्यास सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये जो उपन्यास है सुनी घाटी का सूरज, ये आया 1957 को। इसके अंतर्गत उपन्यास ने गरीब किंतु मेधावी ग्रामीण रामदास, एक गरीब लेकिन मेधावी है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, वो मेधावी छात्र है, अच्छा स्कॉलर है, फिर भी क्योंकि गरीबी है उसके पास, इसलिए गरीबी के चलते वह उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाता और इसीलिए वो विश्वविद्यालयों में छात्र नेताओं, प्रोफेसरों, राजनीतिक नेताओं आदि का कुशलतापूर्वक इसमें इस उपन्यास में चित्रण हुआ है। तो रामदास एमए और अनुसंधान कार्य समाप्त कर विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनना चाहता था। पढ़ाई की उसने, एमए तक की पढ़ाई की, फिर अनुसंधान भी किया, रिसर्च भी किया, और एक लेक्चरर, कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते थे लेकिन बन न सके क्योंकि सिफारिश नहीं कर सकते थे। सिफारिश की कमी की वजह से उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति किसी कॉलेज में नहीं हो सकी और आखिरकार उनको टीचर बनना पड़ा। अध्यापक के रूप में उनको अपना कर्म करना पड़ा और इस तरह से उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालयों में भी गरीब शिक्षार्थियों का किस प्रकार से शोषण होता है, किस प्रकार से उच्च शिक्षा से गरीब बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो रामदास द्वारा आरंभिक अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक प्रोफेसर सिन्हा नाम से प्रकाशित हुई, जो शिक्षा जैसे बौद्धिक क्षेत्र के लिए एक कलंक है। तो अर्थशास्त्र
इकोनॉमिक्स के टीचर के रूप में रामदास ने एक पुस्तक भी लिखी जो प्रोफेसर सिन्हा के नाम से हुआ पुस्तक, और उस पुस्तक में किस प्रकार से उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग पर, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो शिक्षाविदों पर, उन प्रोफेसरों पर जो बच्चों में भेदभाव करते हैं, जो एक टीचर होकर भी, एक प्रोफेसर होकर भी व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं, किस प्रकार से वो लोग मनी माइंडेड होते हैं और कमर्शियल होते हैं। इस पर श्रीलाल शुक्ल ने कटाक्ष किया और कहा कि अध्यापकों को कभी भी कमर्शियल माइंडेड नहीं होना चाहिए, सेवा मनोभाव, सर्विस माइंडेड टीचरों को होना चाहिए। पैसे का लेन देन कोई मायने उन प्रोफेसरों में नहीं होना चाहिए, कोई नहीं मायने नहीं रखना चाहिए, उसका नहीं रहना चाहिए। तो यह है सोनी घाटी का सूरज। उनका दूसरा उपन्यास आया 1961 को, अज्ञातवास। तो अज्ञातवास के रूप में उनका दूसरा उपन्यास आया, जिसमें रजनीकांत और उनकी पत्नी रानी का जीवन चित्र चित्रांकित है। रजनीकांत उपन्यास का नायक है और उनकी पत्नी रानी। तो रजनीकांत गांव का होकर भी आंतरिकता से अपरिचित है। आंतरिक भाव, एक गांव के होकर भी रजनीकांत में आत्मीयता बोध नहीं है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में से मैक्सिमम गांव से भी होंगे, तो गांव में जो आत्मीयता होती है, गांव परिवेश में जो एक निष्ठता होती है, एक परिवार तुल्य हम लोग रहते हैं गांव में। किसी के घर कोई दुख पड़ता है, कोई विपत्ति पड़ती है, पूरा गांव एक परिवार तुल्य इकट्ठा हो जाता है। यह बात शहरों में दिखाई नहीं पड़ती। शहरी लोग एक दूसरे से बिल्कुल एक जान अनजान अपरिचित रहते हैं। खास लोग ही किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं, बाकी दूसरों को कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन गांव में ये बात नहीं है। गांव में एक निष्ठता है, गांव में आत्मीयता है, गांव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। लेकिन रजनीकांत गांव का होकर भी इस आंतरिकता से बिल्कुल अपरिचित है। कह सकते हैं वो एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड है, आत्मकेंद्रिक है, अपने बारे में ही वो अक्सर सोचा करता है। ग्रामीण परिवेश में रची बसी अपनी सुशीला पत्नी रानी से वो हमेशा उदासीन रहा करता है, क्योंकि उनकी पत्नी सुशीला है। सुशीला मतलब अच्छा, सुशील, अच्छी चरित्रवान औरत है। रानी गांव की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भले ही नहीं है, इसीलिए वो अपनी पत्नी से उदासीन रहा करता है। और फिर आगे चलकर वो क्या करता है, डॉक्टर सीता दत्त को अपनी उपपत्नी बनाता है। कितनी मतलब कितना गलत काम। डॉक्टर सीता दत्त नाम की एक युवती को अपनी उपपत्नी के रूप में उसको रख लेता है। लेकिन डॉक्टर सीता दत्त पूरी स्थिति से परिचित होने के बाद अपना रिश्ता उनसे तोड़ देती है। तो लेकिन जब ऐसा होता है तो डॉक्टर सीता दत्त पूरी स्थिति परिचित होती है, उनकी ज़िंदगी से वो निकल जाता है। फिर देखते हैं कि जो रानी से अचानक लगाव होने के बावजूद उसके बाद क्या होता है, जब डॉक्टर दत्त उसकी ज़िंदगी से चली जाती है, रजनीकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे मैंने अपनी पत्नी के साथ कितनी ज्यादतियाँ की, कितना गलत किया। फिर रानी के पास वो लौटता है और उसके साथ एक रागात्मक संबंध, एक प्रेम भावना के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उससे असंतुष्ट रानी रजनीकांत को छोड़कर अपने गांव, जो उसकी पत्नी है, रजनीकांत को पहले की तरह अब स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पता है कि उसका पति किस तरह के चरित्र का है। तो इस तरह से बाद में दोनों पति पत्नी के रूप में तो रहते हैं। रानी और रजनीकांत दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत तो करते हैं, उनकी एक बेटी भी होती है, लेकिन उन दोनों में वह रागात्मक संबंध, वह एफेक्शन, वह अट्रैक्शन या फिर वह रिलेशन अब नहीं रह जाता। और फिर भी इसीलिए उसकी बेटी प्रभा अक्सर अपने पापा से कहती है, पापा तुमने माँ का तिरस्कार किया, आप उन्हें अपनी उन्नति में बाधा मानते थे, घर आने पर भी आपने उनका तिरस्कार किया।
तो इस तरह से जब रजनीकांत एक पढ़ा लिखा आदमी, उन्नत आधुनिक दृष्टि वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपनी ही औलाद के सामने गिर जाता है, उसकी बेटी खुद प्रभा उसे जब यह कह देती है कि पापा आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने उनका तिरस्कार किया, ये बहुत गलत हुआ। तो इस तरह से इस उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उच्च शिक्षित, हायर क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित लोगों में किस प्रकार से एक अवसरवादिता, किस प्रकार से रिश्ते न निभा पाने की एक हीन ग्रंथि होती है, किस प्रकार से वो लोग क्षणिक सुख के लिए अपने रिश्ते को तार तार अपने रिश्तों को भुला देते हैं और फिर गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। विशेष रूप से ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। वेस्टर्न कल्चर से हम लोग आज इतने प्रभावित हो चुके हैं कि अपने भारतीय रिश्ते हमें कुछ प्राचीन, कुछ पुराने लगने लगते हैं और हम लोग नया रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लिए कतई अनुचित है, कतई वह उचित नहीं है। तो हमें अपनी कल्चर, अपनी इंडियन कल्चर को ही अपने पास रखना है, उसी को अपनाना है। ऐसा अज्ञातवास उपन्यास में। जी सर, अध्यापक और शिक्षक में क्या अंतर है सर? नहीं, अध्यापक देखिए, अध्यापक हम लोग उसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ लेक्चरर हैं। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में जैसे कि हम लोग लेक्चरर हैं, तो लेक्चरर को उड़िया में हम लोग बोलते हैं अध्यापक। जो टीचर हैं, टीचर लोगों को कहते हैं शिक्षक। तो अध्यापक और शिक्षक में कोई फर्क नहीं है। यदि सर, अध्यापक संरचनात्मक, और शिक्षक तो पर्यायवाची शब्द हो गया ना सर। अगर हम जी शिक्षक का पर्यायवाची शब्द बोले तो अध्यापक लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, जरूर महोदय जरूर लिख लिख सकते सकते हैं। हैं। लेकिन क्या है, प्राध्यापक और अध्यापक, इसमें अंतर है। प्राध्यापक जिसको कहेंगे वो प्रोफेसर, कॉलेज लेवल में जो पढ़ाते हैं उनको हम लोग प्राध्यापक कहेंगे, सह प्राध्यापक या जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर जो कहते हैं। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में और स्कूल लेवल में, चाहे वो हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, यहाँ जो पढ़ाते हैं उनको हम लोग शिक्षक और अध्यापक। तो अध्यापक को हम लोग अक्सर ये लेक्चरर के हिंदी रूपांतर के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि लेक्चरर जब कहते हैं तो अध्यापक वहाँ आता है, और टीचर कहते हैं तो शिक्षक। अदरवाइज टीचर और ये क्या बोलते हैं लेक्चरर, दोनों के लिए हम शिक्षक और अध्यापक को हम पर्यायवाची के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब लेक्चरर की बात आती है तो उसको हम लोग प्राध्यापक नहीं कह करके अध्यापक कहते हैं। अब टीचर को शिक्षक, तो एक टीचर को भी अध्यापक कहें, मान लीजिए कोई मिडिल हाई स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको भी यदि हम लोग कह दें कि अध्यापक हैं तो गलती नहीं होगी। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो तो हैं तो प्रोफेसर हैं ही, उनको हम लोग पहले क्या लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, अब वो बदल करके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ऐसा डेजिग्नेशन में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। यूजीसी ने ऐसा किया है। तो यहाँ पे अज्ञातवास के बाद आते हैं हम लोग राग दरबारी। अति सूक्ष्म रूप से हम यहाँ पे उपन्यासों की चर्चा करेंगे, फिर विस्तृत रूप से आएंगे राग दरबारी पर। तो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास साहित्य की चर्चा करते हुए राग दरबारी का स्थान निरूपित कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उनके तमाम 8 उपन्यासों में राग दरबारी का स्थान कहाँ पर है, उसको हम लोगों को दर्शाना होगा। तो राग दरबारी 1968 में आया, 1968 में, जब वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। श्रीलाल शुक्ल जी प्रशासनिक अधिकारी थे, तब ये उपन्यास राग दरबारी आया। तो इतनी बड़ी हिम्मत जुटा पाना, खुद एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, प्राध्यापकों के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ इस तरह के उपन्यास लिखना और उन पर व्यंग कसना, कठोर प्रहार करना, कोई हिम्मत वाला आदमी, कबीर, नागार्जुन
निराला जैसा व्यक्ति ही, श्रीलाल शुक्ल जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। तो एक निर्भीक, एक निडर, एक स्वाभिमानी व्यक्ति ही इस तरह का जोखिम उठा सकता है। तो इस प्रतीकात्मक और ग्रामीण परिवेश के यथार्थवादी उपन्यास, तो एक प्रतीकात्मक उपन्यास है राग दरबारी। सूरज का सातवां घोड़ा इस प्रकार से प्रतीकात्मक है, उसमें मिथक है, इसमें मिथक नहीं बल्कि यथार्थ जीवन दर्शन है। तो इसमें जो प्रतीक है राग दरबारी, एक तरह से आज की सरकार और आज के प्रशासनिक तंत्र, शासन तंत्र और प्रशासन तंत्र का वह प्रतीक है राग दरबारी। तो उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि जो वैद्य जी हैं। मिथक का क्या मतलब है? जी, मिथक का क्या मतलब है? मिथक का मतलब होता है मिथ, पौराणिक आख्यानों को लेकर, पौराणिक आख्यानों को लेकर या रूढ़िवादी उक्तियों को लेकर, पारंपरिक, जो पहले से प्रचलित पारंपरिक या फिर पौराणिक आख्यानों को लेकर, कथा को लेकर जब हम कोई बात कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग मिथक, यानी कि मिथ, जो सदियों से, सैकड़ों वर्षों से प्राचीन परंपरा अनुसार कोई बात चलती आ रही है। जैसे कि हम लोग यदि हम लोग कहते हैं कि जैसे कि हम कोई उपन्यास, जैसे कि हम लोग कहेंगे कि द्रौपदी एक महाभारत की नारी कैरेक्टर, लेडी कैरेक्टर है, उसको लेकर यदि कोई उपन्यास लिखता है, कई उपन्यास लिखे गए हैं, जैसा कि याज्ञसेनी, तो द्रौपदी को याज्ञसेनी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसको लेकर के जब कोई आधुनिक संदर्भ में कोई उपन्यास, कोई कृति, कोई नाटक कुछ भी लिखता है तो उसको कहेंगे हम लोग मिथक। मिथ को लेकर, किस प्रकार से पौराणिक आख्यानों को लेकर, पौराणिक ही नहीं कोई और कोई हो सकता है भी, ऐतिहासिक भी कोई प्राचीन कथा हो सकती है, उसको लेकर के जब हम कुछ रचना लिखते हैं, कुछ साहित्य सृजन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिथक। तो इसमें प्रतीकात्मक प्रयोग राग दरबारी, तो राग दरबारी एक प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक प्रयोग है। राग दरबार, दरबार जो है, एक जमाने में राजाओं के यहाँ दरबार हुआ करती थी, और दरबार कभी कभी स्त्रीलिंग के शब्द में भी आता है, कभी कभार कुछ लोग पुल्लिंग के शब्द में भी ले आते हैं उसको। तो अक्सर हम लोग देखते हैं राग दरबार शब्द स्त्रीलिंग के प्रयोग में है। तो दरबारें लगती थी पहले जमाने में राजाओं के यहाँ, और राजाओं के राज में राजा का ही चलता था, राजतंत्र था। तो राग दरबारी कहने का मतलब है कि आजादी हमें हासिल हो तो गई, राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र तो आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन डेमोक्रेसी महज एक आड़ बन गई। तो जनतंत्र की आड़ में राजनेताओं ने राजाओं की भांति प्रजाओं का शोषण ही किया। मतलब ये है कि जनतंत्र क्या काम आया हमारा, डेमोक्रेसी महज राजनीतिक धरातल पर ही इम्प्लीमेंट हो पाई। हम उसको, उस डेमोक्रेसी को, अपने डेमोक्रेसी के तहत आम जनता को वो हक नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था। संविधान में लिख दिया गया कि जाति धर्म वर्ण समूह सभी को मिलाकर के, कि इनसे बढ़कर, जाति धर्म वर्ण इनसे बढ़कर हर एक भारतीय समान है, सबको समान अधिकार दिया गया है। हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन क्या उन मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन हो पाता है? क्या एक देश का किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है? क्या देश के किसान को वो सारा हक मिल सकता है जो दूसरों को मिल रहा है? क्या आज एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं है? तो इसी के खिलाफ यहाँ सवाल उठाया गया है। इसी व्यवस्था दोष को बदलने की मांग श्रीलाल शुक्ल जी ने की है कि किस प्रकार से व्यवस्था दोष को हमें बदलना है। जैसा कि गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि अब तालाब का पानी बदल दो। तो पानी, तालाब का पानी क्योंकि गंदला हो गया है, इसलिए हमें तालाब के पानी को बदलना होगा। तो व्यवस्था दोष, यदि व्यवस्था में दोष आ गया है तो उस दोष को हमें
निराकरण करना है, खत्म करना है। तो 1970 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी इतना चर्चित और इतना ख्याति प्राप्त उपन्यास बन गया कि 1970 में ही 68 में उपन्यास पब्लिश हुआ, 70 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और फिर इसकी ख्याति में और 4 चांद लग गए। तो इस उपन्यास में क्या है आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो क्योंकि टाइम गुजरता चला जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जी बोलिए, जल्दी बोलिए जी। सर यहाँ जो आप बोले राग दरबारी को कहीं कहीं स्त्रीलिंग कहीं कहीं पुल्लिंग होता है। दरबार दरबार हाँ। दरबार शब्द जो है दरबार, तो दरबार एक्चुअली स्त्रीलिंग के शब्द में प्रयोग में आने वाला ये शब्द है दरबार। हम लोग वहाँ की दरबार कहते हैं। दरबार अक्सर स्त्रीलिंग के प्रयोग में हम लोग लाते हैं दरबार शब्द को। राग दरबारी की बात नहीं है, राग दरबारी, दरबारी कहेंगे तो वो तो अलग है। राग दरबारी क्योंकि उपन्यास का नाम है, तो उपन्यास का नाम है मतलब वो पुल्लिंग में ही आएगा। तो राग दरबारी एक उत्कृष्ट उपन्यास है, ऐसा हम लोग कहेंगे। राग दरबारी को हम लोग पुल्लिंग के इस्तेमाल में ही लेंगे क्योंकि ये उपन्यास है। और उपन्यास शब्द क्योंकि पुल्लिंग का है, कहानी शब्द स्त्रीलिंग का है। एकांकी, आप लोग बता सकते हैं एकांकी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सर यही तो नहीं पता है ना सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग आज तक बचपन से रट के आए हैं सर। ये नहीं जी समझ में आता है कि सर उसको हम कैसे किस पद्धति के द्वारा समझे कि ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग। जैसे पुरुष के मोछ होते हैं वो स्त्रीलिंग मुछ क्यों है? मुछे, मुछ, मोच ने मुछ, मुछे। हाँ मूछे क्यों? हाँ हाँ सर मूछे क्यों स्त्रीलिंग है हाँ, स्त्रीलिंग क्यों? जबकि क्योंकि वो पुरुष के हैं? हम लोग ये बचपन से रट के आ रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं है सर। नहीं ऐसा है, देखिए यही तो मिथक है, इसी को हम मिथक कहेंगे जो पहले से चलती आ रही है। जैसे कि पूंछ कहेंगे, पूंछ स्त्रीलिंग है, मूछ स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग है, बात स्त्रीलिंग है। तो ये जो अकारांत शब्द होते हैं, अक्सर सभी अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई उसका ठोस कोई सिद्धांत या कोई नियम नहीं है कि सभी अकारांत शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कुछ अकारांत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं। तो पहले से जो प्रचलित होती आए हैं शब्द, कोई पुल्लिंग में तो कोई स्त्रीलिंग में, ऐसा कोई निर्धारित कोई नियम नहीं है, उसमें अपवाद आ जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आकारांत। सर एकांकी स्त्रीलिंग है ना? जी नहीं, जी नहीं एकांकी पुल्लिंग है। एकांकी देखिए कहानी स्त्रीलिंग है क्योंकि ई कारांत है, ठीक है। एकांकी भी ई कारांत है, लेकिन एकांकी ई कारांत होते हुए भी वो पुल्लिंग के प्रयोग में आता है। तो इसीलिए हमें अभ्यास की जरूरत है। हम लोग नहीं कह सकते सारी ई कारांत शब्द, सारे के सारे ई कारांत के शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बात मैक्सिमम अकारांत के शब्द अक्सर स्त्रीलिंग के प्रयोग में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सर आवाज नहीं आ रही है सर। पुल्लिंग के भी यूज में होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो मुछों की जब बात, सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। नेटवर्क की इशू है श्रावणी जी। हेलो हाँ हाँ हेलो। सर अब आ रही है, पहले हाँ नहीं सर आ अब रही आई थी आवाज। आवाज तो। हाँ नहीं नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, कहीं से एक फोन कॉल आ गया और फोन कॉल पता नहीं मेरे मोबाइल में कहीं प्रॉब्लम है, फोन रिसीव नहीं करता हूँ, फोन को काटता हूँ फिर भी मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ ऑनलाइन गूगल मीट से। तो
हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिंग निर्धारण की चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ हम लोगों को अलग पढ़ना है। हम लोगों ठीक को है सर। राग दरबारी को पढ़ना है, तो इसके लिए आप लोग अभ्यास कीजिए। निरंतर अभ्यास से ही आप लोग विशुद्ध हिंदी बोल पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे और सही लिंग निर्धारण की जानकारी सही ढंग से आप लोगों को हो सकेगी। तो इसके बाद सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। तो विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल जी का एक बहुचर्चित उपन्यास है। तो यह उपन्यास सन 1998 में आया। तो राग दरबारी के बाद यदि कोई चर्चित उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का रहा तो वह है विश्रामपुर का संत। और इस उपन्यास को बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान भी मिला और इस तरह से इसी से इस उपन्यास की ख्याति और बढ़ गई। तो विश्रामपुर का संत उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भूतपूर्व तालुकेदार और अब राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद सिंह की अंतरकथा इस उपन्यास में, विश्रामपुर का संत उपन्यास में भी श्रीलाल शुक्ल जी ने एक तरह से व्यंग कसा है राजनेताओं को, तालुकेदार यानी कि जमींदारों को, शोषक वर्ग के लोगों को उन्होंने इसमें आड़े हाथों लिया है। और गरीब किस प्रकार से त्रसित है, गरीब का किस प्रकार से शोषण हो रहा है आज के समाज में, उसका बहुत ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। तो अब आएंगे हम लोग राग दरबारी उपन्यास पर और इस उपन्यास में देखेंगे कि उपन्यासकार किस प्रकार से वर्तमानकालीन समाज की विविध समस्याओं को चित्रित करता है। और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियरी सिस्टम हो, इन तमाम सिस्टमों पर, इन तमाम व्यवस्थाओं पर उन्होंने किस प्रकार से व्यंग कसा है। और इनमें एक आमूलचूल परिवर्तन, एक क्रांति, एक आमूलचूल परिवर्तन खड़ा करने का काम किस प्रकार से श्रीलाल शुक्ल जी करते हैं इस उपन्यास में, इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस उपन्यास में राजनीतिक क्षेत्र पर किस प्रकार से प्रहार है। तो पॉलिटिकल सिस्टम, जब भी कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है तो भ्रष्टाचार के नाम लेते ही हमारे मन में राजनेताओं का नाम उभर आता है, क्योंकि भ्रष्ट यदि ज़्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं है तो हमारी राजनीति में है। भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार की गढ़ मानी जाती है, यहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो आप सब इससे परिचित भी हैं। तो उपन्यास में देखते हैं राग दरबारी में एक व्यक्ति है वैद्य जी, जो वैद्य जी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। वैद्य जी को हम इस उपन्यास का नायक भी कह सकते हैं। तो किस तरह से राग दरबारी में देखते हैं कि राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, किस प्रकार से भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन से किस प्रकार से डूबे हुए हैं और किस प्रकार से वो आम जनता का शोषण कर रहे हैं। आम जनता चाहकर भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाती और उनका पर्दाफाश भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं, अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं और उनकी हिम्मत इतनी नहीं हो पाती कि उन पर उनकी कलई खोल सकें, उनका पर्दाफाश कर सकें। इतनी हिम्मत उन लोगों में नहीं हुआ करती। तो जो भ्रष्ट राजनीति व्यवस्था है, तो इस उपन्यास में शिवपालगंज एक काल्पनिक गांव है, गांव का नाम रखा गया है शिवपालगंज। और इसमें जो कैरेक्टर हैं उपन्यास में, ये सब के सब नाम इनके काल्पनिक हैं और चरित्र यथार्थ हैं। अर्थात नाम काल्पनिक है कहने का मतलब है नाम बदला गया है और बाकी जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो यथार्थ हैं। अर्थात श्रीलाल शुक्ल जी ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा, जो भी चरित्र उनके सामने आए, उन्हीं चरित्रों को उन्होंने उपनाम से, अलग नाम से रखा और इस उपन्यास का सृजन किया। तो इसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले आते हैं वैद्य जी। तो शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति,
कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार हैं वैद्य जी। तो वैद्य जी जो हैं ये नाम के वैद्य हैं, केवल दिखावे के लिए, समाज सेवा का दिखावा करने के लिए ही वैद्य जी बने हुए हैं, जबकि उनका काम है लोगों का शोषण करना, लोगों को एक्सप्लॉयट करना उनका काम है। तो शिवपालगंज की जो पंचायत है, उस शिवपालगंज की पंचायत किस प्रकार से भ्रष्टाचार का केंद्र है। एक कॉलेज है छंगामल इंटर कॉलेज, तो छंगामल इंटर कॉलेज भी भ्रष्टाचार का एक गढ़ बना हुआ है। और एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहीं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वह भी एक तरह से करप्शन का स्टोर है, स्टोर हाउस है। तो इस तरह से इन तीनों के केंद्र में है वैद्य जी। तो वैद्य जी रहने को तो एक डॉक्टर हैं जो वैद्य का काम करते हैं, लेकिन पंचायत के अध्यक्ष हैं, कॉलेज के प्रबंध समिति मैनेजिंग कमेटी, कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन हैं। तो एक साथ तीन तीन पदों पर ये पदस्थ हैं और इन पदों पर रहकर किस प्रकार से वो क्या करते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। तो इसमें देखते हैं कि रूपन एक लड़का और एक रूपन है, बद्री पहलवान है, किस प्रकार से जय नारायण, जयप्रकाश नारायण हैं, अच्युत पटवर्धन जैसे व्यक्ति यहाँ पे हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस संदर्भ में रंगनाथ एक ऐसा व्यक्ति है, शनिचर एक ऐसा कैरेक्टर है। तो पूरे उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि ये जो लोग हैं, चाहे छोटे पहलवान हों, चाहे वैद्य जी हों, चाहे रूपन जी हों, ये लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और व्यवस्था को किस प्रकार से और भी जनता विरोधी करते चले जाते हैं। तो रामनगर ग्राम सभा के प्रधान पद के उम्मीदवार रिपु दमन और शत्रुघ्न के प्रति मतदाताओं ने पहले तटस्थ रहने का निर्णय किया था, लेकिन सब कुछ उलटफेर हो गया। तो चुनाव व्यवस्था, पंचायती चुनाव, आप लोग देखते होंगे पंचायती चुनाव के समय किस प्रकार से गांव का परिवेश बदलता है, गांव का परिदृश्य ही किस प्रकार बदल जाता है और पंचायत चुनाव को लेकर के किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है, अनैतिक कार्यों को किस प्रकार से अंतिम अंजाम दिया जाता है, हम सब उससे परिचित हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से जो छोटे पहलवान हैं, बद्री के सामने गोपनीयता की शपथ पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि छोटे ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शपथों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती है। तो उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी यहाँ किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, देखिए कि छोटे पहलवान जब चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में जो इलेक्ट होते हैं, तो चुने जाते हैं, तब वो शपथ लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि संविधान के जो सदस्यगण, मंत्रीगण, एमपी एमएलए लोग जिस प्रकार से शपथ लेते हैं, हम लोग को पता है राष्ट्रपति महोदय सांसदों को और सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। तो लोग कहते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर भाई मोदी भारतीय संविधान द्वारा निर्मित क्या कहते हैं, नीति नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। हम सब देखते, सभी लोग शपथ लेते हैं। कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक शपथ लेते हैं कि वो निष्ठापूर्वक देश की सेवा करेंगे, देश की जनता की सेवा करेंगे। तो संविधान की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। सभी शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। तो किस प्रकार से वो देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं। यदि मोदी जी जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति सभी नेता हो जाएं, सभी मंत्री हो जाएं, तो हमारा भारतवर्ष कुछ ही वर्षों में एक विकसित राष्ट्र की सूची में खड़ा हो जाएगा। दुर्भाग्य से जितनी करप्शन हमारे देश में है, हमारी इंडिया में है, उतनी करप्शन शायद ही कोई किसी देश में होगा।
यदि करप्शन खत्म हो जाए तो मैं सोचता हूँ अगले 5 वर्षों में हमारा देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसीलिए श्रीलाल शुक्ल जी कटाक्ष करते हैं कि छोटे पहलवान ने भी उसी तरह की शपथ ली जिस तरह से संसद भवन में या राजभवन में मंत्रीगण नेतागण शपथ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि किस तरह के ये लोग शपथ, किस तरह की शपथ ले रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से श्रीलाल शुक्ल जी ने क्या किया है, राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनेताओं की ईमानदारी पर सवालिया निशान खड़ा किया है कि ऐसा सवाल खड़ा किया है उन्होंने कि क्या आज के राजनेता आज़ादी के समय के राजनेताओं की तरह ईमानदार हैं? क्या लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई मंत्री, कोई देशभक्त नेता आज हमारे पास मौजूद है जो देश की जनता की निस्वार्थ सेवा कर सके? तो हम यहाँ निरुपाय रह जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने, ऐसा कोई मंत्री दिखाई नहीं पड़ता कि हम कह सके हाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार कोई मंत्री हमारे सामने है। आज हम लोग बड़ी ईमानदारी से मोदी जी का नाम ले सकते हैं और कुछ मंत्रियों के भी नाम ले सकते हैं जो ईमानदार हैं। तो इसमें राजनीतिक परिदृश्य का, राजनेताओं की असलियत का खुलासा हुआ है। अब आएंगे शिक्षा व्यवस्था। उपन्यास में आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार से दर्शाया गया है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है किस प्रकार से उसमें भी करप्शन समाहित हो गई है। तो राग दरबारी उपन्यास में हम लोग देखते हैं कि छंगामल इंटर कॉलेज, इंटरमीडिएट माने कि हायर सेकेंडरी स्कूल, तो छंगामल इंटर कॉलेज में किस प्रकार से करप्शन है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो किस प्रकार से वैद्य जी से मिले हुए हैं और वैद्य जी छंगामल इंटर कॉलेज के प्रेसिडेंट, मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में किस प्रकार से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दूषित करते हैं, मजबूत करने के अलावा किस प्रकार से उसको और भी करप्टेड करते हैं, इसका खुलासा इसमें हुआ है। और जिस प्रकार से कोई ईमानदार टीचर है, वहाँ कोई ईमानदार अध्यापक है जो पूरी ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना चाहते हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार से धारा 107 का मुकदमा दायर किया जाता है और उन अध्यापकों को किस प्रकार से कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मास्टर मोतीराम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री तो पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, लेकिन इसी केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते वो क्या करते हैं, अपनी आटा चक्की है, अपनी उस आटा चक्की का विज्ञापन करने लगते हैं। तो इस तरह से जो विद्यालय है, जो विद्या मंदिर है, जो सरस्वती के साधक हैं, यही सरस्वती के साधक, सरस्वती के सपूत विद्या मंदिर को किस प्रकार से व्यापार का गढ़ बना देते हैं। क्यों, किस तरह से इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से कमर्शियल होते जा रहे हैं और किस प्रकार से विद्या मंदिर की और पवित्रता खत्म हो रही है। उन बातों को इस उपन्यास में लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो प्रिंसिपल और मैनेजर वैद्य जी के बीच जो साठगांठ चलती है और 18 वर्षीय रूपन बाबू मैनेजर वैद्य जी के सुपुत्र हैं। जो रूपन बाबू हैं, जो मैट्रिक में 3 बार फेल हो चुके हैं, गधे हैं, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं, फिर भी वो स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनता है क्योंकि वो वैद्य जी का बेटा है। तो किस प्रकार से भाई भतीजावाद है, किस प्रकार से स्कूल, थाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि सभी जगहों पर राजनीतिक नेताओं का दबदबा है। यदि आप लोगों को भी पता होगा, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, हर जगह नेताओं का नियंत्रण है। हम सबको उन राजनेताओं के नियंत्रण में काम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत करके कमोबेश रूप में प्रेशर हर किसी के पास है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी भी क्यों ना हो,
वह भी प्रेशराइज होता है राजनेताओं द्वारा, उस पर भी प्रेशर रहता है। तो छंगामल इंटर कॉलेज की बात जब आती है, वहाँ किस प्रकार से प्रिंसिपल खन्ना, मालवीय, मोतीराम अध्यापक आदि स्वातंत्रोत्तर भारतीय शिक्षा पद्धति के यथार्थ को अच्छी तरह से उजागर करते हैं। आज़ादी हमें क्या मिलती है? आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का जो अवसर हमें मिला, वह किस प्रकार से सही ढंग से कार्यान्वित न हो सका। छंगामल इंटर कॉलेज की अनियमितता की जांच डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा कराई जाती है और उस अनियमितता के दोषारोप में कुछ टीचरों को, जो कि ईमानदार टीचर हैं, उन पर दफ़ा 107 यानी कि किसी गलत कार्य को अंतिम अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित करने का जो दफ़ा लगता है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी धारा 107 के तहत एक चार्ज लगाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेरित करता है गलत काम करने के लिए, आपराधिक कार्यों में को खुद ना करके दूसरों को यदि कोई प्रेरित करे, किसी को कोई प्रेशर दे कि तुमको ये काम करना है, तो आपराधिक कार्य को प्रेरित करने के लिए कुछ टीचरों पर दफा लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, वह शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से धीरे धीरे करके पॉल्यूटेड हो रही है। एजुकेशन सिस्टम आज किस प्रकार से पॉल्यूटेड हो चुकी है, भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी है, उसका जिक्र इस उपन्यास में हुआ है। और वैद्य जी के बेटे रूपन और उनका भांजा है बाबू रंगनाथ, ये किस प्रकार से छंगामल इंटर कॉलेज में अपना दबदबा बनाए रहते हैं और किस प्रकार से उनकी मनमानी चलती है और खुद प्रिंसिपल साहब कठपुतली बनकर किस प्रकार से उनके हर आपराधिक कार्य को नज़रअंदाज करते चलते जाते हैं, मुख्य दर्शक बने रहते हैं, इसका भी इस उपन्यास में जिक्र हुआ है। तो जिस प्रकार से हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक बात रंगनाथ निर्णय करता है कि रहना नहीं देश वीराना है, तो रंगनाथ समझता है कुछ हद तक वैद्य जी का भांजा होकर भी उसके मन में रूपन जैसा भाव नहीं है, तो इसीलिए रंगनाथ कहता है रहना नहीं देश वीराना है। वहाँ की स्थिति को देखकर, छंगामल इंटर कॉलेज की करप्शन को देखकर वो कह उठता है कि कबीरदास का वह पद उनको याद आ जाता है जिसमें कबीरदास ने कहा है कि रहना नहीं देश वीराना है, यह जग कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है, यह संसार झाड़ और झांखड़, पुलझ पुलझ मरी जाना है। तो कबीरदास जिस प्रकार से इस सांसारिक जीवन के प्रपंचों से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं लोगों को और सांसारिक प्रपंचों से दूर रहने की अपील करते हैं कबीरदास, संत कबीर, उसी बात को यहाँ रंगनाथ याद करते हैं कि संत कबीर ने सही बात कही है कि रहना नहीं देश वीराना है। ये जो संसार है यह क्षणिक है, क्षणभंगुर है, यह नाशवान है। जैसा कि यह क्या है, यह कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुल जाना है। कागज की पुड़िया है, पानी में भीगते ही इस प्रकार से कागज की पुड़िया घुल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, ठीक उसी प्रकार ये संसार है। ये बात रंगनाथ इस बात को महसूस करता है। अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर। ये जो उपन्यास है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस प्रशासनिक व्यवस्था की सच्चाई किस प्रकार से यहाँ प्रस्तुत हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किस प्रकार से भ्रष्ट हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी हों, चाहे छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हों, चाहे सहकारी अधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, सबके सब किस प्रकार से करप्टेड हैं। और डायरेक्टर
मैनेजिंग डायरेक्टर शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर थानेदार के साथ हाथ जोड़कर कहता है। तो छंगामल इंटर कॉलेज और शिवपालगंज कि में किस प्रकार से जुआ का खेल चलता है, वहाँ के जो जुआरी है किस प्रकार से थानेदार से मिला हुआ है और कहते हुजूर आज मेरा चालान अवश्य कर दें। दुश्मनों ने कानाफूसी शुरू कर दी है, कप्तान के पास गुमनाम चिट्ठी गई है। तो खुद थानेदार किस प्रकार से उन जुआड़ियों से मिला हुआ है और किस प्रकार से उनके खिलाफ वो कोई कार्यवाही नहीं करता। तो आज की पुलिस व्यवस्था भी किस प्रकार से करप्टेड है, पुलिस प्रशासन भी किस प्रकार से भ्रष्टाचार की चपेट में है, इसका भी खुलासा हुआ है कि शिवपालगंज में जो जुआड़ी हैं, जुआ का जो अड्डा है वह किस प्रकार से बिल्कुल स्वतंत्र है। उनको पुलिस अधिकारियों का प्रश्रय मिला है, इसलिए वो खुलेआम जुआ खेलते हैं। वहाँ शिवपालगंज जुओं का अड्डा बना हुआ है, जुआड़ी लोग वहाँ जाकर के जुआ खेलते हैं। तो रामाधीन भिखम खेड़वी के घर आई डाके की फर्जी चिट्ठी पर मैं सिपाहियों के साथ फर्जी मुठभेड़ का दृश्य पुलिस प्रशासन की कलई पूरी तरह उतार देती है। तो शिवपालगंज के आसपास एक गांव है भिखम खेड़ा, उसी भिखम खेड़ा का एक आदमी है रामाधीन भिखम खेड़वी, वह भी उसी तरह का एक आदमी है जो चापलूस है, वह भी भ्रष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पुलिस प्रशासन भी किस प्रकार से उनसे मिला हुआ है और शिवपालगंज एक तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। तो उपन्यासकार की नज़र न्यायिक व्यवस्था पर भी जाकर टिकती है। जुडिशियरी जो सिस्टम है हमारी, तो चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों व्यवस्थाएं किस प्रकार आज भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई हैं। किस प्रकार से न्यायपालिका जुडिशियरी हमारी सिस्टम भी आज भ्रष्ट हो चुकी है, इसका भी खुलासा शुक्ल जी ने किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राग दरबारी उपन्यास में स्वातंत्रोत्तर भारतीय न्याय व्यवस्था किस प्रकार से कलुषित होती जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मुकदमा चलता है, कोई गलत काम करता है उन पर मुकदमाबाजी होती है, लेकिन वह किस प्रकार से फिर दिखावा बन जाता है। किस प्रकार कोर्ट कचहरी में भी जोर जिसका जोर रहता है जीत उसी को ही मिलती है। तो किस प्रकार से भी वहाँ भी जोर चलती रहती है और वहाँ भी एक बेकसूर आदमी को सजा मिलती है और कसूरवार पैसे के बल पर, ताकत के बल पर बाइज्जत रिहा हो जाता है। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं न्याय पंचायत भिखम खेड़ा, जो भिखम खेड़ा गांव है और वहाँ की जो न्याय पंचायत है, उस न्याय पंचायत में किस प्रकार से छोटे पहलवान किसी को पीटता है और किसी को बेरहमी से पीटने के बावजूद भी पंचायत उसको बरी कर देती है और जो मार खाता है उसी व्यक्ति को किस प्रकार से ऊपर से और ज़्यादा जुर्माना और सज़ा सुना दी जाती है और किस प्रकार से वहाँ पंच सरपंच सबके सब छोटे पहलवान के से की सांठगांठ में शामिल हो जाते हैं। और गयादीन बनाम जुगनाथ पर जब मुकदमा चलता है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था भी हमारी किस प्रकार से भ्रष्ट हो चुकी है। हमें पूरी ईमानदारी से पूरा न्याय हमें न्यायालय में भी आज नहीं मिल पा रहा है। कोई व्यक्ति, आप लोगों को पता है सलमान खान कितने साल हो गए उनको जंगली जानवरों की हत्या करने के जुर्म में उन पर मुकदमा चल रहा है। तारीख पर तारीख मुकदमा आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई आम आदमी होता सलमान खान की जगह तो तुरंत उसको सजा हो जाती, सलमान खान को सजा नहीं होगी। तो ये हमारी हमारी न्यायिक व्यवस्था है। जो बड़ा आदमी है, जो पैसा वाला है,
उसके लिए कोई सज़ा नहीं है और बाइज्जत बरी हो जाएगा। वो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी उसको। और आम आदमी छोटी सी छोटी गलती करता है, अपराध करता है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, तुरंत उसको सज़ा हो जाएगी। तो इस तरह से श्रीलाल शुक्ल जी ने हमारे न्यायिक व्यवस्था पर भी उंगली उठाई है और कहा है कि हमारे न्यायिक व्यवस्था भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, यहाँ भी भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन प्रवेश कर चुका है। तो सामुदायिक विकास का जो क्षेत्र है, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे पंचायत व्यवस्था हो, इसमें भी सामुदायिक विकास क्षेत्र भी आज किस प्रकार से ठप होती चली जा रही है। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो भारत आज़ाद हुआ 1950 में, भारत का संविधान प्रणीत हुआ, फिर 1951 से जो पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व में देश की जो सरकार बनी और जो पंचवर्षीय योजनाओं की बहाली हुई, उसका लक्ष्य था कि हर 5 वर्ष में जो योजना बनेगी उसमें देश को विकसित किया जाएगा। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ 1991 से, 51 से 51 से, वह पंचवर्षीय योजना के तहत किस प्रकार से बहुमुखी विकास का लक्ष्य रखा गया। देश का बहुमुखी विकास किस तरह से हो, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन हुआ क्या, देश वहीं का वहीं रह गया। देश का कोई खास विकास नहीं हो सका। जो कुछ विकास हुआ वो फिर फाइलों में हुआ, फाइल में, कागज में, कागज पत्रों में केवल विकास हुआ, जमीनी विकास नहीं हो सका। जमीनी तौर पर, ग्राउंड लेवल पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो क्या हुआ फिर, ग्राम पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक पंचायत व्यवस्था लागू की गई। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों पंचायतों के स्तर पर विकासोन्मुखी कार्यों को कार्यान्वित किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब कुछ दिखावे में ही चला गया। तो यहाँ पे इंटर कॉलेज, छंगामल इंटर कॉलेज में मालवीय और खन्ना के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र को देखकर उनके धैर्य का बांध टूट जाता है और एक व्यक्ति वहाँ पे कहता है कि धरती पर एक शिवपालगंज ही नहीं है, हमारे तुम्हारे लिए सारा मुल्क पड़ा हुआ है। तो कहता है, मुझे लगता है दादा सारे मुल्क में शिवपालगंज ही फैला हुआ है। तो कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई ऐसा अच्छा आदमी, बाबू रंगनाथ जैसा कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि शिवपालगंज केवल हमारे ही यहाँ नहीं है, इस तरह का शिवपालगंज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है जहाँ हर जगह करप्शन है। तो यही पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की रियलिटी है, यही सच्चाई है कि देश आज इतनी सारी पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद भी जस का तस है। हम उतने विकसित नहीं हो सके हैं जितना हमें होना चाहिए था। आज़ादी के इतने वर्ष गुजार दिए हम लोगों ने, इतने सारे पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, केवल दिखावा हुआ, काम सही ढंग से हो नहीं पाया और नहीं आज हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा राजीव गांधी जी का वह भाषण जो कि बहुत चर्चित है। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि दिल्ली से जो पानी छोड़ा जाता है देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक, उस पानी का केवल 25% पानी गांव देहात तक ही पहुंच पाता है। 75% का पानी दिल्ली से लेकर देश के दूर दराज के गांव तक की नालियां सोख लिया करती हैं। तो काम कितने परसेंट का होता है? 25% का। और 75% पैसे दिल्ली से लेकर के उस गांव देहात तक के लोग, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, चाहे ठेकेदार हों, 75% पैसा उनके पास चला जाता है। केवल
25% ही काम हो पाता है। तो राजीव गांधी जी का वह भाषण आज भी लोगों के दिलो दिमाग में है कि आज भी काम कितना होता है हिंदुस्तान में, केवल 25% का। यदि 100% काम हो जाता हमारे हिंदुस्तान में, यदि 100 का 100% काम हो जाता तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के चरम शिखर तक पहुंच गया होता। तो इस तरह से श्रीलाल शुक्ल ने बेबाक तरीके से निर्भीक होकर सभी व्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, प्रशासनिक अधिकारियों को तक को नहीं छोड़ा, राजनेताओं तक को नहीं छोड़ा, न्यायपालिका के अधिकारियों तक को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। ग्राम पंचायत लेवल पर भी जो करप्शन है उस पर भी उन्होंने कठोर व्यंग कसे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरे उपन्यास में किस प्रकार से उन्होंने व्यंग कसा है। तो व्यंग की परिभाषा और उसकी विविध दिशाएं, उसकी विविध छायाएं क्या हैं। तो व्यंग क्या है कि व्यंग व्यंजित होने वाला, जब व्यंगकार प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर परोक्ष रूप से समाज की सच्चाई को हमारे सामने लाता है और उसमें लाक्षणिक रूप से, हम लोगों को पता है शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लाक्षणिक तौर पर या फिर व्यंजनात्मक रूप में जब रचनाकार समाज की तमाम व्यवस्थाओं पर या फिर किसी एक खास व्यवस्था पर प्रहार करता है व्यंजनात्मक रूप में, जब उसमें कोई ऐसा कोई उसका एक अलग अर्थ व्यंजित होता है, उसको हम व्यंग कहते हैं। तो परोक्ष रूप से या व्यंग्यात्मक रूप से एक तरह से व्यंगकार क्या करता है, स्थिति पर, मौजूदा हालात पर कठोर व्यंग कसता है। तो व्यंग को लेकर किस प्रकार से हिंदी और पाश्चात्य, भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिकों ने, समीक्षकों ने, चिंतकों ने, साहित्यकारों ने व्यंग पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उसकी चर्चा किताबों में है। आप लोग जरा उसको पढ़िएगा, क्योंकि 10:15 हो चुके हैं। अब अंतिम सोपान पर हम लोग आ रहे हैं। तो ए निकोल क्या कहते हैं, जोनाथन स्विफ्ट क्या कहते हैं, हैरी शाह, उसके बाद ए लुनाचार्स्की क्या कहते हैं, माओ त्से-तुंग, चीन के जो माओ त्से-तुंग एक राजनीति विशेषज्ञ थे, एक राजनेता थे, समाज में एक परिवर्तन खड़ा करने का काम जो जिन्होंने किया था, जिनके नाम पर माओवाद आया। तो उस माओ त्से-तुंग ने क्या कहा व्यंग को लेकर। फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि हिंदी के जो भी विद्वान हैं, हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं, स्वयं श्रीलाल शुक्ल जी व्यंग को लेकर क्या कहते हैं, कबीरदास का क्या मानना है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि श्रीवास्तव जी हैं एक जो व्यंग कसते हैं, व्यंग्यात्मक साहित्य को जेपी श्रीवास्तव। तो जीपी श्रीवास्तव जी का व्यंग को लेकर क्या मानना है, इस तरह से सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो व्यंग की परिभाषा देते हुए श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों के व्यंग पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यंग की परिभाषा क्या है और श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों में व्यंग किस प्रकार से विन्यस्त हुआ है, उसको आप लोगों को प्रस्तुत करना होगा। तो राग दरबारी में जिस प्रकार से व्यंग कसा गया, जिस प्रकार से वस्तु स्थितियों का मनोभावों से के सम्मूर्तन के लिए किस प्रकार से व्यंग हुआ और किस प्रकार से श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास में एक तमाम पूरे देश की एक तस्वीर खड़ी कर दी और कहा कि यदि देश की यही तस्वीर रही तो वो दिन दूर नहीं कि हमें एक न एक दिन भ्रष्टाचार की पूरी चपेट में आ जाना होगा और फिर हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे और फिर हम आज़ाद हिंदुस्तान में भी पराधीन होकर ही रह जाएंगे। पराधीनता के जंजीरों में
हम जकड़े ही रहेंगे और केवल आज़ादी, महज आज़ादी बनकर ही रह जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरे उपन्यास में जो बातें कही गई हैं, जिस तरह से चाहे विश्रामपुर का संत हो, चाहे राग दरबारी हो, इन उपन्यासों में किस प्रकार से विविध सामाजिक, राजनीतिक, न्यायपालिका से संबंधित तमाम व्यवस्था दोषों को हम लोगों के सामने रखा गया है और फिर एक आमूलचूल परिवर्तन की मांग श्रीलाल शुक्ल द्वारा की गई है। इन बातों को आप लोग और अच्छी तरह से किताबों का अध्ययन करके पढ़िएगा। तो अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 10:30 तक क्लास लेंगे, उसके बाद क्लास ड्रॉप करेंगे क्योंकि आज अंतिम क्लास है। तो राग दरबारी की जो अंतर वस्तु है, राग दरबारी उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसमें किस प्रकार से, क्योंकि राग दरबारी उपन्यास जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसके मुख्य पृष्ठ पर भी एक बात लिखी गई है, जरा मैं उसको पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूं। राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो आजादी के बाद की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। श्रीलाल शुक्ल जी कहते हैं कि आज़ादी हासिल कर लेने के बावजूद भी एक बड़े नगर से कुछ दूरी पर एक गांव है, जिस गांव का नाम उन्होंने काल्पनिक रूप से शिवपालगंज रखा है। और उस शिवपालगंज में आज़ादी के इतने साल बाद भी इतनी सारी पंचवर्षीय योजनाओं की बहाली के बावजूद भी, विकास और प्रगति के नारों के बावजूद किस प्रकार से वहाँ अवांछनीय तत्वों के आघात अब भी हैं। अवांछनीय, जो टॉलरेट न किया जा सके, बातें वहाँ प्रगति की रोशनी, विकास की वह किरणें अब तक नहीं पड़ी हैं। और किस प्रकार से वह गांव, वह शिवपालगंज आज भी अनुन्नत है। और किस प्रकार से वहाँ वैद्य जी की जो बैठक है, वैद्य जी की जो दरबार है, उस दरबार में किस प्रकार से लोग आते हैं और किस प्रकार से वहाँ वैद्य जी सभी अधिकारियों को अपने कब्जे में कर रखा है। इस प्रकार से दरबार में राजा का राज चलता है। ठीक उसी प्रकार वैद्य जी के दरबार में उन्हीं का दबदबा है। पूरा शिवपालगंज किस प्रकार से उन्हीं के इशारे पर चलता है। और उपन्यासकार के अनुसार शिवपालगंज केवल वही एक ही शिवपालगंज नहीं है, पूरे देश भर में ऐसे शिवपालगंज फैले हुए हैं जहां वैद्य जी जैसे करप्टेड, भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति का ही दबदबा है, उन्हीं का ही राज चलता है। तो राग दरबारी की अंतर्वस्तु जो है, उसकी जो कथा वस्तु है, किस प्रकार से सुगठित है और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए श्रीलाल शुक्ल जी ने किस प्रकार से शिवपालगंज की पूरी तस्वीर को हमारे सामने रखा है। और वह शिवपालगंज एक प्रतीक मात्र है। पूरे देश की तस्वीर शिवपालगंज के माध्यम से किस प्रकार से श्रीलाल शुक्ल जी ने खींची है, हम इस उपन्यास के संदर्भ में देख सकते हैं। तो यहाँ व्यंग अनेक जगहों पर, बल्कि पूरे उपन्यासों में जो व्यंग और कटाक्ष किया गया है, पात्रों के बीच जो संवाद हैं, जो वार्तालाप हैं, उसके दौरान देखेंगे आप लोग कि किस तरह से मुहावरों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार से कहावत आए हैं, किस प्रकार से व्यंग शैली भाषा में दिखाई पड़ती है, शब्दावली का चयन किस प्रकार से रचनाकार करते हैं। और यहाँ तक कि जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, वो किस प्रकार से पैनी और सूक्ष्म बनी हुई हैं और किस प्रकार से कटाक्ष करने में सफल साबित हुए हैं, आप लोग
जब किताब पढ़ेंगे और पूरी समीक्षा जब करते चलेंगे, तब आप लोगों को सारी बातों की जानकारियाँ एक एक करके हासिल होती जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित जो राग दरबारी उपन्यास है, पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक कथात्मक कृति है, जिसमें उन्होंने तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं पर कटाक्ष किया है, प्रहार किया है, और उसी के माध्यम से उन्होंने एक परिवर्तन, एक सुधार, एक स्वस्थ समाज, शिवपालगंज जैसे देश में जो अनेक शिवपालगंज हैं और वैद्य जी जैसे जो भ्रष्ट नेता हैं, उन नेताओं को खत्म करके एक सुसंगठित, एक ईमानदार नेता के गढ़ने और उन नेताओं के हाथों यदि देश को सौंपा जाए जो ईमानदार हैं, तभी जाकर के एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। तो जो पात्र नियोजन, कथा वस्तु की समीक्षा आप लोगों को करनी होगी। पात्र नियोजन यानी कि चरित्र चित्रण वैद्य जी हैं, जो उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, वो केवल दिखावे के लिए वैद्य हैं। एक मुखौटा जो उन्होंने पहना है वह केवल वैद्य जी का है, बाकी भ्रष्ट नेता हैं। भ्रष्ट नेता के रूप में न केवल छंगामल इंटर कॉलेज के प्रेसिडेंट के रूप में पूरे विद्या मंदिर को कलुषित किए हुए हैं, बल्कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में, और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत को भी शिवपालगंज की ग्राम पंचायत को भी किस प्रकार से उन्होंने अपने चंगुल में ले रखा है और किस प्रकार से सब कुछ को उन्होंने अपने अधीन में करके, चाहे प्रबंध समिति हो, चाहे कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टरशिप हो, विकास कार्यों में होने वाले सरकारी अनुदान को किस प्रकार से हड़प जाते हैं और किस प्रकार से केवल दिखावाबाजी होती है, इन सारी बातें हम वैद्य जी के चरित्र में देखते हैं। रंगनाथ और रूपन दोनों प्रमुख पात्र हैं। रूपन उनका बेटा है, स्टूडेंट यूनियन का लीडर है और किस प्रकार से अपनी राजनीति वह चलाता है। एक गधा विद्यार्थी के रूप में, एक गधा लड़का किस प्रकार से अच्छे मेधावी छात्रों को अपने नियंत्रण में करता है, उनमें दूषित आचरण को फैलाना चाहता है। रंगनाथ किस प्रकार से उस ईमानदारी पर सवाल उठाता है। उनकी इतनी इज्जत थी, कभी कभार टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार भी कह देते हैं कि रूपन जैसा लड़का स्टूडेंट यूनियन का लीडर बनता है और छंगामल इंटर कॉलेज में उसी का दबदबा है। इस तरह के दबदबे हम देश के शैक्षणिक अनुष्ठानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में देख सकते हैं। तो बद्री पहलवान, छोटे पहलवान जैसे लोग भी हैं, तो इनमें भी हम लोग देखते हैं कि भ्रष्ट आचरण है। रामाधीन भिकम खिड़वी जैसा भी व्यक्ति इस उपन्यास में मौजूद है, जो किसी भी तरह से वह भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। शनिचर जैसा आदमी है, लंगड़ जैसा एक व्यक्ति है। तो शनिचर जैसा आदमी जो भी भ्रष्ट है और वैद्य जी की बैठक में वो काम करता है और वह किस प्रकार से भ्रष्टाचार को और भी बढ़ावा देने में उनका साथ देता है। प्रिंसिपल साहब खन्ना, तो प्रिंसिपल खन्ना है छंगामल इंटर कॉलेज के, और वह भी किस प्रकार से वैद्य जी के इशारे पर नाचने वाले हैं और कठपुतली बनकर काम करते हैं। जो जैसा चाहता है, वैद्य जी जैसा चाहते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो एक तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग है आज के समय के, उन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को, प्राध्यापकों को, अध्यापकों को और एजुकेशनिस्ट शिक्षाविदों को भी उन्होंने एक चेतावनी दी है। एक तरह से उन्होंने आग्रह किया है कि देश का भाग्योदय, देश की किस्मत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही बदल सकते हैं। इसीलिए एजुकेशनिस्ट लोगों को, शिक्षाविदों को यदि उचित शिक्षा देकर के बच्चों को गढ़ना है, वही बच्चे आगे चल के देश का भविष्य गढ़ेंगे। इसीलिए ईमानदार होना एक टीचर के लिए, एक लेक्चरर के लिए, एक प्रोफेसर के लिए उतना ही जरूरी है। तभी बच्चे ईमानदार हो सकेंगे
और फिर वही बच्चे बड़े होकर के कल के नागरिक बनकर देश का भविष्य गढ़ेंगे, देश की एक नई तस्वीर खड़ा कर सकेंगे और शिवपालगंज खत्म कर सकेंगे। तो आप लोग पूरे उपन्यास को पढ़िएगा और पढ़ करके सारी बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। यदि कोई बात आप लोगों की समझ में न आई हो तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर भी आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकती हैं, बात कर सकते हैं। तो यदि कोई डाउट हो आप लोगों के मन में, क्योंकि 2 मिनट हमारे पास है अभी, तो इसी राग दरबारी उपन्यास के संदर्भ में यदि आप लोगों के मन में कोई आशंका है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। जी सर, इसमें नारी पात्र कोई नहीं है क्या? नारी पात्र, मुझे जहां तक लगता है इतने सारे पात्र में नारी पात्र बिल्कुल कोई भी ऐसा पात्र हमारे सामने खड़ा नहीं हुआ जो लेडी कैरेक्टर हो। मुझे लगता है पूरा उपन्यास पुरुष पात्र पर आधारित है, क्योंकि एक भी ऐसा नारी पात्र, ऐसी कोई नारी हमारे सामने मौजूद नहीं हुई जिसको हम देख सकें। तो सर एक नारी पात्र है। कौन है? वैसे आपने अच्छा सवाल उठाया है। मुझे तो गया दिन पंडित राधेलाल जो गौण सर, पात्र है उपन्यास के। सर जिसका संबंध रूपन से और उनके बड़े बेटे दोनों के साथ होता है ओ गॉड, और उनके अच्छा संबंध के वजह से वैद्य जी उनसे नाराज भी होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, आपने, अच्छा लगा मुझे कि आपने पढ़ा है कम से कम उपन्यास को। मुझे वो बात ध्यान नहीं है। तो यदि वो है तो गौण पात्र के रूप में है। अप्रत्यक्ष पात्र के रूप में वो उपन्यास में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। बाकी पंडित राधेलाल जी हैं, कालिका प्रसाद जी हैं गौण पात्र के रूप में। तो गया दिन है, जोगनाथ है, पंडित राधेलाल, कालिका प्रसाद आदि कुछ पात्र हैं। प्रिंसिपल साहब के अलावा जो और भी टीचर लोग हैं, कोई मैडम तो नहीं है। तो आप जैसे कि बोल रही हैं कोई एक लेडी कैरेक्टर है जिसका संबंध रूपन से है। जी, बाकी प्रत्यक्ष पात्र के रूप में ऐसी कोई नारी नहीं है, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल जी ने जो व्यंग कसा है व्यवस्था पर, विशेष रूप से ये व्यक्तिवादी उपन्यास नहीं है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक उपन्यास है। व्यवस्था पर खास करके सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं पर कठोर व्यंग कसा गया है। इसीलिए पात्र नियोजन पर या पात्र या चरित्र निर्माण पर विशेष तवज्जो नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आप बोल रही हैं कोई एक लेडी कैरेक्टर है, वही सही, बाकी कोई प्रमुख लेडी कैरेक्टर इस उपन्यास में नहीं है। और कोई सवाल? सर, हाँ सब जैसे न्यायालय हुआ, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे नेता है, वो लोग जी, कुछ भी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी तो वहां पे भ्रष्टाचार है सर। जरूर जरूर, भ्रष्टाचार जरूर, हर जगह भ्रष्टाचार है। इसीलिए तो श्रीलाल शुक्ल कठोर प्रहार करते हैं बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर। पढ़े लिखे लोग, कोई अनपढ़ है, कोई अशिक्षित है, कोई मूर्ख आदमी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए बात तो समझ में आती है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी, एक शिक्षित वर्ग जब भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाता है तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा तभी पैदा हो जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों को भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आना है, उनको ईमानदारी से अपने देश के साथ न्याय करना है, अपने देश के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आना है। और जब तक हम जैसे लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे और देश की सेवा नहीं करेंगे तो कभी भी देश की किस्मत जागेगी नहीं। आज़ादी महज आज़ादी बनकर रह जाएगी, उसका कोई अलग
सार्थक कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग को आप लोग देखते हैं, जो व्यंग्यकार होते हैं, हरिशंकर परसाई जी को जब हम लोग लेते हैं, वह भी अक्सर बुद्धिजीवी वर्ग पर ही प्रहार करते हैं, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा आदमी जब भ्रष्ट आचरण करने लगता है तो उसका अपराध तो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग को, एजुकेशनिस्ट लोगों को, शिक्षाविदों को कतई भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आना है। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले कौन सा उपन्यास बता रहे थे जिसमें कोई प्रोफेसर या कोई था जो अपनी बीवी को छोड़कर फिर दूसरे के साथ शादी कर लेता है? जी जी जी, क्या उपन्यास का मैं जिक्र कर रहा था, वो कोई उनका एक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का, अज्ञातवास। अज्ञातवास। जी, अज्ञातवास मतलब ऐसा वास, दाम्पत्य जीवन ये लोग तो जी रहे थे लेकिन अज्ञात रूप से जी रहे थे, दोनों पति पत्नी में, क्योंकि रजनीकांत अपनी भोली भाली सीधी सादी सिंपल एकदम सरल हृदया अपनी पत्नी को सही ढंग से समझ ही नहीं पाया, और डॉक्टर सीता दत्त के साथ वो अपना एक रिलेशन रखने लगा। यही उसकी गलती हुई, जिसकी भरपाई उसको आगे चलकर करनी पड़ी, जब उसी की बेटी उस पर सवाल खड़ा कर देती है कि, और उस पर अपना वो किस प्रकार से उसको हट करने लगती है कि आपने मेरी मम्मा के साथ कितना अन्याय किया। तो अज्ञातवास उपन्यास आप लोग पढ़िएगा जरूर जब भी मौका मिले। जी सर। हाँ सर टाइम है तो वो बता दीजिए ना सर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे समझेंगे सर? नहीं, स्त्रीलिंग देखिए 8 10 35 हो गए, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए ऐसा कोई खास कोई नियम, कोई व्याकरणिक कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि अक्सर जब हम लोग अभ्यास के जरिए ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उस बात को ध्यान में रखेंगे, तभी हम लोग व्याकरणिक त्रुटि से बच सकेंगे। और खासकर लिंग निर्धारण की जब बारी आती है हिंदी में, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो, जैसे कि पानी, पानी ई कारांत शब्द है लेकिन वो पुल्लिंग के प्रयोग में आता है। पानी खट्टा है, पानी मीठा है। कहानी अच्छी है, कहानी बुरी है, स्त्रीलिंग में कहानी आ जाए। एकांकी अच्छा है, एकांकी भी स्त्रीलिंग का शब्द है लेकिन वो पुल्लिंग के प्रयोग में आता है। तो इसीलिए नियम तो है, सारी नदियां स्त्रीलिंग के प्रयोग में आती हैं, सारे पहाड़ पुल्लिंग के प्रयोग में आते हैं, ऐसे कुछ प्रावधान हैं, सारे देश पुल्लिंग के प्रयोग में आते हैं। आप लोग व्याकरण की पुस्तकें पढ़ेंगे और व्यावहारिक जीवन में जब आप लोग बातचीत कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जब आप लोग हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप लोग ध्यान रखिएगा पुल्लिंग लिंग व्याकरणिक दृष्टि से थोड़ा सा आप कसस होकर के देखेंगे कि कहाँ पुल्लिंग कहाँ स्त्रीलिंग। और बार बार इसके लिए आपको किताब पढ़नी होगी, आप लोगों को फिल्में देखनी होंगी, आप लोगों को सीरियल भी देखनी होंगी, तब, क्योंकि इन सभी में व्याकरणिक त्रुटियां नहीं होती हैं। तो हर किताब, क्योंकि फिल्म देखना गलत बात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, फिल्मों में भी अच्छाइयाँ हैं। तो हमें नीर और क्षीर का निवारा करना है, हंस जैसा कि करता है कि फिल्मों की गलत बातों को हम लोग अपने जीवन में क्यों उतारें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, कुछ सीख मिलती है, कोई संदेश हमें मिलता है। सीरियल देखते हैं तो उसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी सीरियल देखेंगे तो हिंदी भाषा हमारी सुधरेगी, अंग्रेजी की कुछ देखेंगे, अंग्रेजी की भाषा सीखेंगे, किताब पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, आप लोग किताब पढ़िए। आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, हम लोग देखते हैं किताबों से मुख मोड़ रही है। ऑनलाइन का ज़माना आ गया, कुछ भी आप लोगों को चाहिए होता है, आप लोग तुरंत लैपटॉप या मोबाइल लेकर पकड़ बैठ जाते हैं और सर्च करके, गूगल गुरु है आप लोगों के पास, तो सारी समस्याओं का समाधान गूगल गुरु कर देता है। लेकिन आप लोग किताब जरूर पढ़िए, मेरी इस बात को आप लोग अपने जीवन में उतारिए, और कभी भी आप लोगों को, आप मुझे याद करेंगे तो कहीं ध्यान रखिएगा कि सर ने कहा था किताब पढ़ने को। जरूर आप लोग किताब पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। किताब जब आप लोग पढ़ेंगे तो
बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। इसीलिए किताब से नाता निश्चित रूप से आपको जोड़कर रखना होगा। यद्यपि ये सूचना क्रांति का युग है, फिर भी किताबों से रिश्ता आप लोग जोड़कर रखिए जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का MHD 15 खत्म होता है। मैं इसके समापन की औपचारिक घोषणा करता हूं। और क्योंकि आज लास्ट क्लास है, कोई भी डिफिकल्टी आप लोगों को हो किसी भी विषय को लेकर के, चाहे MHD 15 हो, MHD 7 हो, या और भी कोई MHD 13, 14 जो भी हो, तो उन समस्याओं का समाधान आप हम लोगों से कर सकते हैं जब भी चाहें। टाइम आप लोगों का रहेगा 4 से शाम को, क्योंकि सुबह के समय हम लोग बिजी रहते हैं कॉलेज में, तो आप लोग 4 से 6 बजे के बीच अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बिना बेहिचक। हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग टीचर हैं और स्टूडेंट्स की सारी समस्याओं का समाधान हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इसलिए कभी भी आप लोग फ़ोन करके, और यदि कुछ जैसे कि कुछ व्याख्याएं वगैरह लिखवानी होंगी, क्योंकि तमाम उपन्यासों से आप लोगों की व्याख्याएं आएंगी, तो व्याख्या के तौर पर आप लोगों को विशेष रूप से 4 बातों का ध्यान रखना है। संदर्भ देना है, प्रसंग देना है, व्याख्या करनी है, और 4 नंबर में विशेष देना है। और विशेष को पॉइंट वाइज आप लोगों को देना है कि इसमें। सर आपका नंबर नहीं है हमारे पास। जी जी जी, मैंने अपना नंबर दिया था, तो फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए मेरा नंबर। सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप। चैट बॉक्स में टाइप ये कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। तो आप लोग म्यूट करो। म्यूट कर लीजिए। तो मेरा नंबर आप लोग बल्कि नोट कर लीजिए, 9178281452 9178281452। बस किसी ने शुरू, क्या नाम है, हाँ चैट बॉक्स में उन्होंने दे दिया। क्या नाम है जी आपकी? श्रुति, सॉरी। हाँ जी सर। श्रुति जी, कहाँ से हैं श्रुति जी आप? दिल्ली शाहदरा। दिल्ली से हैं आप? बहुत दूर से हैं जी। और सर आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से, बरगढ़ जिला, एक अनुन्नत, एक पिछड़ा हुआ इलाका है मेरा। शिवपालगंज जैसा आप मान सकती हैं मेरा इलाका। तो एक अनुन्नत, एक ग्रामीण इलाका है। जंगल में मंगल आप लोग कहते हैं ना, वही जंगल में मंगल का अनुभव हम लोग अपने गांव में करते हैं। गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल है। तो प्रकृति की गोद में एक निरानंद स्वच्छंद जीवन हम लोग जी रहे हैं। दिल्ली जैसी भागदौड़ हमारे यहाँ नहीं है, और शांति से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ कंक्रीट का जंगल है सर। जी। सर आपकी वॉइस से लग नहीं रहा कि आप दिल्ली के नहीं हो, आप बिल्कुल प्रॉपर हिंदी बोल रहे हो। जी नहीं, वो तो है, क्योंकि सरस्वती जी की कृपा है कि अच्छी हिंदी हमसे बोली जाती है, और क्योंकि हिंदी से एक अटूट रिश्ता है हमारा, और हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के साहित्य साधक हैं। तो कभी मौका मिला दिल्ली जब हम लोग पहुँचेंगे, हमारे गुरुदेव हैं वहाँ, तो ज़रूर आप लोगों से संभव हो तो मुलाकात होगी। और आप लोग आप लोगों का कांटेक्ट नंबर हालांकि मेरे पास नहीं है, फिर भी जी फिर भी जब भी आप लोगों का मन करे हमसे बात करिएगा। सर एक बार और नंबर कहिए। जी ओके। तो मैं सर आपने बहुत अच्छा से पढ़ाया, और सर आपको फिर से हम लोग तकलीफ देंगे शाम को 4 से 5 सर। जी सर जरूर। नंबर एक बार और कहिए। नंबर चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में किसी एक श्रुति जी ने चैट बॉक्स में दे दिया था, और श्रुति जी से आप नंबर ले लीजिए। टाइम हो गया, अब मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। प्रणाम, आप सबको आशीर्वाद।
खुश रहिए, शांति से रहिए, नमस्कार। नमस्ते, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जीवन धन्यवाद। जीवन में ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद सर। अनु